नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन द्वारा कराए गए सर्वे में पूरे देश में एमडीएमएस चिकित्सकों द्वारा ओपीडी में सबसे ज़्यादा मरीज देखने पर पीजीआईएमएस रोहतक को मिला प्रथम स्थान। बेस्ट जेंडर डाइवर्सिटी में भी मिला दूसरा स्थान। पीजीआईएमएस में पहले 120 वेंटिलेटर थे और अब 70 और आ चुके हैं। मनोरोग विभाग की ओपीडी शुरू। पीजीआईएमएस के कुलपति ने कहा, कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का किया गठन। डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा, रोहतक पीजीआई में करीब 81 वॉलंटियरों को लगाई जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन। हेपेटाइटिस सी की दवाइयों पर रिसर्च की मिली परमिशन। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन द्वारा करवाए गए सर्वे में पूरे देश में एमडीएमएस चिकित्सकों द्वारा ओपीडी में सबसे ज़्यादा मरीज देखने पर प्रथम स्थान प्रदान किया गया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय को एमडीएमएस की सबसे कम फीस लेने पर पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। वहीं बेस्ट जेंडर डाइवर्सिटी में दूसरा स्थान मिला है। यह कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा का। वे पीजीआईएमएस को इतनी उपलब्धियां मिलने पर पत्रकारों से संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर कालरा ने कहा कि उन्हें काफ़ी खुशी है कि उन्हें विश्वविद्यालय के चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन करीब 6500 मरीज देखे जाते हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा मरीज वहां जाते हैं जहां लोगों को चिकित्सकों पर ज़्यादा विश्वास होता है। कुलपति ने कहा कि मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ने द्वारा स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सकों को सभी सुविधाएं व उच्च गुणवत्ता की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके चलते चिकित्सक दिन रात मरीजों को उच्च गुणवत्ता का इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं और लोगों के संस्थान पर विश्वास बढ़ रहा है। डॉक्टर कालरा ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने भी बीमार होने के बावजूद संस्थान पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और सभी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। वे जरूरी दिशा निर्देश देते रहते हैं ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना होने पाए। उन्होंने बताया कि संस्थान में पहले करीब 120 वेंटिलेटर थे और अब उनकी संख्या करीब दुगनी हो चुकी है, जिसमें 70 वेंटिलेटर आ चुके हैं। कुलपति ने कहा कि संस्थान में छात्रों से बहुत कम ट्यूशन फीस दी जाती है, जिसके चलते उन्हें फीस कम मामले में तीसरा स्थान मिला है। उन्होंने बताया कि नियोनेटल में पहले करीब 30 बेड थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 82 हो चुकी है और इस समय करीब 100 नवजात शिशु उनके पास भर्ती हैं। वहीं कोरोना महामारी के समय में प्रतिदिन करीब 40 से ज़्यादा डिलीवरी संस्थान में हो रही हैं। कुलपति ने बताया कि कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का गठन किया गया है, जिसमें संस्थान में करीब दर्जन भर सीनियर चिकित्सक शामिल है, जो हर दिन 2 घंटे की मीटिंग करके हर मरीज का हाल पता करके उनके इलाज के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की वैक्सीन अभी तक संस्थान में 81 वॉलंटियरों को लगाई जा चुकी है। इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर एच.के. अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर रोहतास यादव, डीन एकेडमिक अफेयर डॉक्टर एस.एस. लोहचा, डीन छात्र कल्याण डॉक्टर गजेंद्र सिंह, डॉक्टर वरुण अरोड़ा, प्रोफेसर संतोष हुड्डा भी उपस्थित थे। कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने बताया कि उनके संस्थान को हेपेटाइटिस सी की दवाइयों को कोरोना के इलाज के प्रयोग करने की परमिशन मिल गई है, जिसके लिए संस्थान को करीब 86 लाख रुपए का बजट भी मिला है। मनोरोग विभाग की ओपीडी शुरू। कुलपति ने पत्रकारों से सवाल का जवाब देते हुए बताया कि मनोरोग विभाग की ओपीडी शुरू कर दी गई है, जिससे मानसिक रोगियों को काफ़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया प्रतिदिन 20 मरीज इस ओपीडी में देखे जा रहे हैं। वहीं मानसिक रोगियों के लिए हेल्पलाइन 01262 282 382 भी 24 घंटे चालू है, जिस पर कोई भी व्यक्ति संपर्क कर जागरूकता प्राप्त कर सकता है। रोहतक से कुमार सैनी की रिपोर्ट। हमारे पास अभी भी हैं और लेटेस्ट फिगर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वो मुझे पता करनी पड़ेगी, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ रही है अभी तक तो हम दे पा रहे हैं। इसमें ये आ रहा था कि कुछ जैसे ओ पॉजिटिव है, जैसे बी पॉजिटिव हुए, कुछ ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक थे, उनके कम लोग आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ था? ऐसा है जी, जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कुछ ब्लड ग्रुप होते हैं जो रेयर होते हैं, अनकॉमन होते हैं, तो उनका अगर प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है तो वो दिक्कत आती है। उसमें ए बी ग्रुप है जैसे, तो बहुत कम होता है। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव जो है वो बहुत कम होता है, ओ पॉजिटिव ज़्यादा होता है। तो ये तो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जहाँ तक हो सकता है फिर हम कोशिश करते हैं कि बुलाया जाए ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारे पास फ़ोन नंबर तो सभी के हैं, तो उनको इनकरेज किया जाता है कि वो आएँ और डोनेट करें। डॉक्टर साहब,
क्या कॉलेजेस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों ने कॉल किया है? हाँ और जी। क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको अनुमति मिल गई है? नहीं, इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे ये बात। कल भी हमारी डिस्कशन हुई है, हमारे जो डीन एकेडमिक अफेयर हैं, बाकी डीन्स हैं, उनके साथ बात हुई है। तो इसकी मीटिंग हम आज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी तरफ से एक प्रपोजल गया था सरकार इनके पास, मेडिकल काउंसिल के पास, कि फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो करीब 2 महीने तक पोस्टपोन किए जाएं। लेकिन इस साल मतलब 2019 में जो बैच एडमिट हुआ है, उसमें जो करिकुलम है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है, और उसका जो करिकुलम है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन है। कि इसमें डॉक्टर जो हमारे फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, वो ये नहीं है कि खाली वो लेक्चर ही अटेंड कर रहे हैं या प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। एक प्रोफेशनल एग्जाम में अपीयर होने से पहले उन्हें ये देखना है कि उनको अगर ये 50 या ये 100 या 150 या 200 स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज एक्वायर करनी है, तो वो एक्वायर की हैं या नहीं की हैं, वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। क्योंकि डॉक्टरी का काम जो है सिर्फ थ्योरी या लेक्चर से या वैसे नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी का कोई ट्यूब डालनी है, कैस्ट्राइजेशन करना है या कोई सूचरिंग करनी है, तो जब तक एक डॉक्टर ने ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टेज वो खुद अपने हाथ से नहीं किया, लंबर पंक्चर करना है, ब्रेन का पानी निकालना है किसी को, तो जब तक वो उसने अपने हाथ से नहीं किया और एडिक्वेट नंबर ऑफ केसेस पे नहीं किया, तब तक वो एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इसीलिए ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बना दी गई है, तो उसमें प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये कहा कि अगर हम क्लासेस शुरू करेंगे भी सही, तो जैसे हमारे यहाँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 250 स्टूडेंट हैं, पिछले साल 50 स्टूडेंट बढ़ा दिए गए, बाकी कॉलेजेस में 150 स्टूडेंट के करीब हैं। तो ज़्यादातर में 150 में अगर हम क्लासेस करते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आधा बैच पहले बुला लेंगे, आधा बैच बाद में बुलाएंगे। तो आधा बैच अगर हम पहले बुलाते हैं तो 75 स्टूडेंट्स को पहले बुला लिया, 75 को बाद में, और वो 75 स्टूडेंट जो पहले आएंगे उनको भी आगे 3 बैचेज में डिवाइड कर देंगे कि 1/3 जो है वो एनाटॉमी में क्लासेस अटेंड कर लेंगे प्रैक्टिकल, 1/3 फिजियोलॉजी में, 1/3 बायोकेमिस्ट्री में, तो 25 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करेंगे। जहाँ पहले 150 स्टूडेंट क्लास अटेंड करते थे, वहाँ 25 अगर स्टूडेंट करेंगे तो उसमें एक सोशल आइसोलेशन भी फॉलो करेंगे हम, और उस तरीके से एक जो प्रैक्टिकल स्किल्स एक्वायर करने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम मीट कर पाएंगे। कब से शुरू होगा? लेकिन इसका अभी फाइनल फैसला हमने नहीं लिया है, उसकी हम मीटिंग आज या कल तक करेंगे, उसके बाद जो भी फैसला है आपको कम्युनिकेट करेंगे। हाँ जी। और उसके बारे में अपने इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में पूरा एक वेल डिफाइंड मैकेनिज्म बना हुआ है जी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है, सब कुछ है। जी लेकिन अभी कुछ जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की, हाँ जी उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अगेंस्ट इसके हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाए जी। थे, कंप्लेंट की थी। जी तो उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेंट की थी उनको वो फेल हो गई हैं, और जिन्होंने वो अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ली थी सिर्फ वही पास हुई। सारा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है इस पर क्वेश्चन मार्क लगे। नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क की बात नहीं है। जी। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि जो जिनके अगेंस्ट एलिगेशन था उनको उनकी टीचिंग से, ट्रेनिंग से एसोसिएट नहीं करना है, उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया। दूसरी बात जो थी, उनको उनके एग्जामिनेशन प्रोसेस से भी अलग कर दिया गया कि वो उनके एग्जामिनर नहीं थे। यहाँ पर हमारे 2 इंटरनल एग्जामिनर होते हैं, 2 एक्सटर्नल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक इंटरनल बनाया गया किसी और शायद 3 एक्सटर्नल थे। तो इस तरीके से जो उनको एग्जामिनर भी नहीं बनाया गया। और उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो फिर वो ये अगर एलिगेशन लगाते हैं कि ये उन्होंने फेल किया है या उन्होंने फेल करवाया है, ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये वाइल्ड एलिगेशन। लेकिन अगर ये जो एलिगेशन जो लगे या जो कंप्लेंट हुई, जिसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो अभी तक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी, फाइनल रिपोर्ट। अब तो वो लड़कियाँ जो है वो अपना जो कंप्लेंट्स हैं वो विमेन कमीशन में गई, विमेन कमीशन की टीम यहाँ आई, उन्होंने कहा तब इस प्रोसेस को दोबारा शुरू किया गया। देखिए,
जब ये इसका मुझे जहाँ तक याद है, मुझे एग्जैक्टली मुझे डिटेल फैक्ट्स नहीं पता हैं, जी लेकिन जब इनका इन्वेस्टिगेशन हुआ इमीडिएटली तो इनमें कोई लड़की आगे आई नहीं। हमें तो ये है कि एक जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जो है अगर अपनी मीटिंग कर रही है तो जो भी उसमें अफेक्टेड पार्टीज हैं उनको सबको आकर के अपना बयान देना है, उसके बेस पे ही वो आगे बढ़ेंगे। ये अगर वो विमेन कमीशन में भी जा रही है तो नेचुरली उनका ग्रीवांस तो स्टैंड करता है, तो ना तो इसको डिस्पोज ऑफ किया गया। हाँ हाँ। और इसमें कोई नहीं, विमेन कमीशन ठीक है, उन्होंने जो पेपर मांगे हैं मेरे ख्याल से वो दे दिए गए हैं, वो मुझे नहीं मिले अभी आके, लेकिन मुझे पता चला है कि 4-5 दिन पहले उन्होंने कुछ पेपर्स मांगे थे, तो जो भी पेपर्स हैं उसको सब प्रोवाइड किए गए हैं। और इसमें वो ये भी कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी अपनी इंक्वायरी कर रही है अभी, हाँ, हाँ। लेकिन उनको जो डिपार्टमेंट के हेड की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है उसमें कहा गया है कि इंक्वायरी जो है खत्म हो चुकी है, Let जो me कि see, अपने आप में मैं ऐसा है ना, अगर आप इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो फिर वो मुझे पेपर सारे लेकर के और जो करंट स्टेटस क्या है वो फिर देखना पड़ेगा, मैं आपको ऑफ एंड शायद नहीं बता पाऊंगा। हाँ जी। और हमारे संस्थान में तकरीबन 25% लोगों ने इनरोल कराया है। क्या बाकी जगह लोग जागरूक नहीं है या हम कुछ ज्यादा आगे चल रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि बाकी जगह लोग जागरूक नहीं है, लेकिन हमारी टीम जो है काफी उत्साहित है इसके बारे में, क्योंकि कितना आप इसको प्रोएक्टिवली करते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि जैसे 375 केस हैं वो सभी संस्थानों में बराबर बांटने हैं, ऐसा नहीं था। भारत बायोटेक का ये एम था कि ये केसेस हैं जितना जल्दी से जल्दी इनको एनरोल कर सकें, कॉम्पिटिटिव बेसिस पे था कि जितना आप जल्दी एनरोल कर सकें, और एनरोलमेंट भी ऐसे लोगों का करना है कि जो पूरा फॉलोअप के लिए आ सकें, क्योंकि जल्दी में ये भी नहीं होगी आपने एनरोल कर लिया और फिर उसमें से आधे लोग जो हैं वो बाद में आए नहीं, क्योंकि हमें तो उन सारे केसेस को 15 दिन बाद सेकेंड डोज देनी है, फिर उनका एंटीबॉडी टेस्ट करना है 30 डेज पे, 42 डेज पे और 3 मंथ्स पे, 6 मंथ्स पे। तो इसमें अगर आधे पेशेंट हमारे आएंगे ही नहीं तो फिर तो प्रोजेक्ट बेकार हो गया। इसलिए हमें तो इसके 15-20 एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं जो सारे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, और 10-15 इंक्लूजन क्राइटेरिया हैं जो सारे इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ले सकते हैं। तो जो एनरोलमेंट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सावधानी बरती गई है, लेकिन इनके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी टीम प्रोएक्टिव थी, अगले दिन ही एथिकल क्लियरेंस हो गई, और उसके बाद जैसे ही वैक्सीन हमारे पास आया उसके अगले दिन इसका टेस्टिंग शुरू हो गई, वैक्सीन देना शुरू हो गए, और आम जनता देखिए जो वॉलंटियर्स हैं जिनको वैक्सीन लगाना है वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। और मैंने पहले भी 1 बार 2 बार के आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की थी कि आपके माध्यम से भी जनता के अंदर ये अगर मैसेज स्प्रेड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसमें एनरोल करें, तो आपने उसमें काफ़ी सहयोग दिया और उससे हमारे पास काफ़ी लोग आए, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा एनरोलमेंट में। अभी भी हमारे पास काफ़ी लोग हैं जो एनरोलमेंट के लिए तैयार हैं, और हमें उम्मीद है कि जैसे ही फेज 2 ट्रायल शुरू होता है उसके लिए हमारा मतलब ऑलरेडी लिस्ट तैयार है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा के अलावा बाकी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो हमें ट्रायल? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरी बात नहीं हुई है किसी से, नहीं मेरी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन इवन दिल्ली में भी या पटना में किसी से बात नहीं हुई है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये भी है डॉक्टर साहब कि हरियाणा में जो लोग आ रहे हैं यहाँ कोरोना इतना स्प्रेड नहीं हो रखा, और एंटीबॉडी जो भी कोई वॉलंटियर आ रहा है उसमें उतनी बनी हुई नहीं है एज कम्पेयर टू पटना। अगर वहाँ लोग आ रहे हैं तो उनका अगर जब टेस्टिंग होती स्टार्टिंग में तो एंटीबॉडी ज्यादा मिलता है उसमें, क्योंकि यहाँ तो 3 लोग ही फेल हुए थे, जो आपके 105 लोग आपके यहाँ क्लियर हुए थे, ऐसा है, इसमें से 3 लोग ही। ऐसा है, जो पेशेंट को आपने एनरोल करना है, पहली बात तो एज ग्रुप है कि हमें देखना है कि वो एज ग्रुप जो है 15 से लेके, और जो फेज 1 है वो 55 तक की है, और उसके अंदर भी किसी को अगर एक्टिव इन्फेक्शन है, पहले रियल टाइम PCR करना है, उनको हम नहीं ले सकते, और किसी के अगर एंटीबॉडी हैं उनको भी नहीं ले सकते। तो अगर कहीं पर जैसे दिल्ली में अभी सर्वे हुआ था 23.5% में एंटीबॉडी पॉजिटिव आई थी,
तो अगर किसी की ऑलरेडी एंटीबॉडी पॉजिटिव आ चुकी हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी जो वैक्सीन से आपने एंटीबॉडी बनानी है वो ऑलरेडी बन चुकी है। तो ऐसे आदमी को अगर आप वैक्सीन देते हो और कहते हो कि वैक्सीन इफेक्टिव है तो वो तो फिर मीनिंगलेस हो गया ना। बनी हुई है उनको नहीं ले सकते हम, उनका एंटीबॉडी से एक्सक्लूड कर देते हैं। आप सिर्फ जर्नलिज्म है, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस मीडिया ट्रायल में प्रत्यक्ष रूप में हम और परोक्ष रूप से आप सब भी शामिल हैं। आपके एक बार बाइट चलाने पे 50-50 कॉल हमारे पास आते थे कि हम मीडिया इसमें क्लिनिकल ट्रायल में आना चाहते हैं, तो इससे बहुत फायदा हुआ। जो है सेकेंड फेज शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे कुछ वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज कंप्लीट कर ली है, उनको सेकेंड डोज पिछले 2 दिन से देनी शुरू कर दी है। अभी जुलाई एंड है, तो इनको अगस्त एंड तक जो है हमारा ये मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरे इंडिया में कंप्लीट हो गया है। तो 1 महीने के बाद जो है हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर एंटीबॉडी लेवल पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा। और उसके बाद में फिर फेज 2 ट्रायल है जिसमें 650 वॉलंटियर एनरोल किए जाएंगे। तो अभी अगस्त है, जैसे फेज 2 के अंदर जो है जब उनको देने के बाद हमें पता चल जाएगा सितंबर एंड तक कि एंटीबॉडी लेवल जो है प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर 4-फोल्ड एंटीबॉडी राइज हो रहा है उनका तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीन जो है इफेक्टिव है। जो सर सिर्फ हम वॉलंटियर की संख्या बढ़ेगी सेकंड फेज में, या जो पहले फर्स्ट फेज में जिन लोगों के ऊपर हो चुका है वो भी उसमें एनरोल ना, वो नहीं होंगे एनरोल, उनकी संख्या बढ़ेगी और वो अलग केसेस होंगे। और इसमें जो है इसमें केसेस में 2 डोजेस दी जा रही हैं कि एक 6 and 12 है ना, 3 and 6 है, हाँ 6 and 12 दे रहे हैं, तो उसमें जो है पूरी फुल डोज दी जाएगी। सर एक ये साइकेट्री डिपार्टमेंट की ओपीडी कब शुरू हो रही है सर? साइकेट्री डिपार्टमेंट की तो हमने लिमिटेड वे में शुरू कर दी है। 20 पेशेंट पर डे करके, हाँ जी हमने कर दी है ऑलरेडी। और इनके हेल्पलाइन नंबर क्या है सर? साइकेट्री डिपार्टमेंट का ये वरुण बताएंगे आपको। ये वॉलंटियर तो आपको रोहतक डिस्ट्रिक्ट से ही एनरोल कर रहे हैं या फिर ऑल ओवर हरियाणा मिल रहे हैं आपको? ये मैंने बात की है डॉक्टर सविता वर्मा से जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ये केयरफुल रहे और हालांकि उनके पास लोग पूरे प्रदेश से आए थे, हरियाणा के बाहर से भी आए थे, लेकिन हमने सिर्फ रोहतक के इसमें एनरोल किए हैं ताकि उनको कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं।